आज की हमारी वीडियो है कुछ ऐसे राइटर्स के लिए जो स्क्रीन प्ले राइटिंग को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। राइटिंग भी प्रैक्टिस है, आपको डेली लिखना पड़ेगा और सालों लिखने के बाद तब आप प्रोफेशनल राइटर बनते हो। बढ़िया लिखने से पहले लिखने की आदत डालो। राइटिंग मतलब राइटिंग करो। आज रीडिंग की स्किल बहुत वीक होती जा रही है हमारी, हम बहुत कम पढ़ते हैं। OTT के आने से एक बहुत अच्छा हो गया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। काम के तादाद बढ़ गए, लोग बढ़ गए, थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हैं द कश्मीर फाइल्स के स्क्रीन प्ले राइटर मिस्टर सौरभ एम पांडे, जिन्होंने हमें इस फिल्म की रिसर्च और सच्चाई के बारे में काफी सारी बातें बताई। आज सौरभ हमें बताने वाले हैं एज अ राइटर अपनी जर्नी। साथ ही नए राइटर्स को सौरभ देंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। शशि को मैं बहुत पहले से जानता था, उनसे 5-6 साल, और हमारा स्टार्टिंग बहुत अच्छा नहीं रहा था। मैं इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट एडी था और काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि सख्त पीरियड बीता है, तो उसके लिए सॉरी अगर बुरा लगा। कई बार मैंने तुम्हारा जिम स्किप कराया। एक तो इंसिडेंट था, मैंने बोला 7 बजे ऑफिस खत्म हो जाता था, 7-8 बजे मैंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो कहते कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मेरे को जिम जाना है। तो पकड़ा, साले जिम जाएगा तू। उसके बाद तुम्हारी जिम छूटी गई, फिर हम वर्षों बीच पे जिम किया करते थे बैठ के। तो मैं इसके अलावा बताता हूँ सौरभ भाई के बारे में। ये सौरभ भाई, ये इनकी पहली एज अ राइटर ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इससे पहले टास्केंट फाइल आई थी, उसमें ये स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था और रिसर्च किया था मैंने टास्केंट फाइल। उसमें ये एक्चुअली मेरी इस तरह की जो फिल्में हैं जिसको बहुत आपको निडर होकर बनाना पड़ता है, जिसमें आप एक सच को फाइंड करते हैं, जिसमें रिसर्च होता है। मतलब मैं एक बात ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं भी राइटर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, उसी पे के लिए मैं असिस्ट कर रहा हूँ और गाने भी पहले लिखे हैं। तो एक होता है ना, जब हम एक तो नॉन फिल्म बैकग्राउंड से पढ़ के बाहर से वही फिल्में देखे, उन्हीं फिल्मों से सीखा है और उन्हीं फिल्म मेकर्स को फॉलो किया है, तो इस तरह की फिल्में बनती नहीं थी, तो देखा भी नहीं था और ना तो कभी सोचा था जाने के लिए। और बंदा यही पॉलिटिकल क्योंकि इंजीनियरिंग की है। तो टास्केंट फाइल मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है। उस फिल्म से मुझे एक नया डायमेंशन मेरे करियर में ऐड हो गया कि ये चीज़ है, जैसे रिसर्च है। मतलब एक्चुअली देखो तो फिल्म के लिए रिसर्चर का क्रेडिट अभी मेरे हिसाब से और पहले कोई इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड क्रेडिट नहीं लेता। मैं तो बहुत इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से लेता हूँ और मैं उस चीज़ के लिए बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि मैं फिल्म रिसर्च करता हूँ। और बिल्कुल इस फिल्म के लिए तो रिसर्च हेड को वैसे भी लोग ढूंढ रहे हैं, कौन है बंदा। ठीक है, तुमसे मिलते हैं। तो टास्केंट फाइल से वो जर्नी ये स्टार्ट हुई, थ्रेड स्टार्ट हुई, फिर वो कश्मीर फाइल्स और आगे अभी और भी प्रोजेक्ट इसी तरह के। अब तो रिसर्च करने में मजा आने लगा। लगता है कि ये विधायक है जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कितना बड़ा डायरेक्टर राइटर कुछ भी बन जाओ, तो इसमें लगे रहना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन फीड करती रहेगी, मुझे हमेशा एज अ क्रिएटिव पर्सन अलाइव रखे। करेक्ट। चलो भाई, अब ना आते हैं राइटर्स की ज़िंदगी पे। जैसे आप एक राइटर हो, तो ये मतलब इंस्पिरेशन आपको मतलब शुरू में आई कैसे कि आप एक राइटर बनोगे या फिल्म मेकर बनोगे? कहाँ से हुआ बचपन में कि चल ये वाला फील्ड चुनते हैं? यार देखो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से ना थोड़ा पोइट्री लिखनी, मतलब पहले आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, मज़ा आता था। और दूसरा एक जो हमारे यहाँ सोशल टैबू है कि साइंस को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब कम हो गया है, पहले ज़्यादा था कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम मतलब टैलेंटेड हो, तो मैथ्स पढ़ रहे हो मतलब तुम टैलेंटेड हो, हिस्ट्री और जियोग्राफी वाला टैलेंट। हाँ, वो एग्जैक्ट। तो लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा शुरू किया, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, शरद चंद्र को पढ़ा, तो मुझे लगा यार ये तो हमसे बहुत कहीं ज़्यादा जीनियस है। मैं तो बहुत बड़ा उल्लू आदमी था। तो लिटरेचर की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अच्छा। और मैंने बोला पोइट्री लिखना हमने शुरू किया, फिर दोस्तों को शिकार बनाना शुरू कर दिया अपनी कविताओं के। तो बेचारे शिकार होते थे, मजबूरन अप्रिशिएट भी कर देते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेज लिखना शुरू किया, तो कुछ प्लेज अच्छे जाने लगे, अच्छे परफॉर्म करने लगे, IITs वगैरह में जाके परफॉर्म करते थे। तो वहाँ से थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का नशा चढ़ने लगा। तो फिर वो और 4th ईयर आते आते फिर रियलाइज हो गया मतलब वो एक चीज़ मिल गई, उसमें मज़ा आ रहा है आपको और वो काम भी हो सकता है। मज़े से ज़्यादा देखो, ऐसा नहीं कि राइटिंग करने में मज़ा ही आता है, कभी कभी बहुत संघर्ष भी होता है, ऐसा लगता है सारे बाल नोच लो, वो भी पीरियड आता है जब कहानी नहीं बात। मज़े से ज़्यादा क्या होता है, ऐसा लगता है कि यार ये वो चीज़ है कि जिसका प्रोसेस में मुझे मज़ा आता है।
प्रोसेस में? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, जो जैसे कि अगर मुझसे कोई मेरा असिस्टेंट आता है और मुझसे पूछता है कि मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इस फील्ड में तभी रहना जब इसकी प्रोसेस में मज़ा आए। तुम बड़े राइटर बनना चाहते हो, बड़े डायरेक्टर बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, ग्लैमर चाहिए, वो सब सोच के अगर आओगे तो चांसेस कम है। क्योंकि ये जो प्रोसेस था, मुझे लिखने का जो प्रोसेस होता है कि यार कितनी मस्त ज़िंदगी होती है राइटर की, सवेरे से शाम तक सोचता हूँ क्या सोच रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, और शाम में अगर समझ में आ गया क्या सोच रहा हूँ तो लिख देता हूँ, नहीं तो फिर सोचता हूँ क्या सोच रहा हूँ। तो इससे बेहतर ज़िंदगी कहाँ होगी? आप बस केवल सोच रहे हो और आप सोचते हो, फिर उसके बाद लोग उसको पढ़ते हैं, उस दुनिया को देखते हैं, मैंने बोला क्रिएटर का पावर। फिर वो सोचते हैं फिर वो सोचते हैं, फिर कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। अब जैसे पिछले कुछ साल में हमने एक फ़र्क देखा, पहले फिल्म्स थिएटर पे रिलीज़ होती थी, अब OTT पे फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, तो एक चेंज आया है सिनेमा में। तो आपको क्या लगता है इंडियन सिनेमा कितना ग्रो करा है, क्या है इंडियन सिनेमा में? अब इंडियन सिनेमा के बारे में क्या सोचते हो आप इस वक्त? OTT के आने से एक बहुत अच्छा हो गया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई, कंपटीशन आपका डायरेक्टली हो गया उनके साथ जो टॉप राइट है। करेक्ट। तो वो कंपटीशन को अगर आप पॉजिटिवली देखो तो आपके पास मौका है उनके साथ उनके लेवल पे काम करने का। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है OTT की वजह से। जो अभी रेवोल्यूशन जो आया, टेक रेवोल्यूशन, जो फिल्म रेवोल्यूशन जो चल रहा है, दौर चल रहा है, थैंक्स टू कोविड। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी वजह से काम मिलना आसान हो गया। मतलब आसान में काम के तादाद बढ़ गए, लोग बढ़ गए, और अब थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई है। नए फिल्म मेकर्स को मौका मिल रहा है, नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा है। एक टाइम पे जो फिल्म रिलीज नहीं होती थी, आज वो सब हम देख लेते हैं। आज के दौर में आपको स्टोरी टेलिंग आपके लिए आसान हो गई। आप मैं कितने कुछ मुझे बच्चे वगैरह हैं जो फेसबुक यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, हाँ करेक्ट, और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला ना कि मेरे नाना को लगता है कि राइटर मतलब गरीब होता है, फिल्म मेकिंग में केवल स्ट्रगल होता है। तो वो तो दिल्ली छोटे छोटे शहर में बैठ के बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और अच्छी स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हैं कुछ उसमें से कुछ लोग। ठीक है, सही कमा रहे हैं यूट्यूबर। हाँ। बस एक अपना ही थोड़ा सा शेयर करो भाई। हाँ भाई शेयर करो। ठीक है, एग्जैक्टली भाई, अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, तो अच्छा ही है। अच्छा आपका जैसे आप फिल्म्स देखते हो, आपका फेवरेट फिल्म्स कौन सी है? मतलब कौन सा जोनर पसंद है आपको देखना कि मैं ये देखूं? मतलब देखो, जब मैं फिल्म देखता हूँ ना, मैं बड़ा ऑडियंस की तरीके से देखता हूँ। जैसे मुझे नोलन भी पसंद है, हैंगओवर भी देखता हूँ, टेनेंट भी देखता हूँ। तो मैं ऐसे कोई जॉनरा बायस नहीं कि नहीं मेरा ये जॉनरा है, इस जॉनरा पे मैं काम करना चाहता हूँ, या ये जॉनरा मुझको, मतलब भाई देखो, मैं ग्रैंड मस्ती भी देखी, मस्ती भी देखी, वो भी देखा हूँ। ठीक है, गुजारिश भी देखा हूँ, देवदास भी देखा हूँ, और उनसे सीखा भी है। कि फिल्म स्कूल नहीं गया ना, हमारे लिए फिल्म स्कूल यही थे। बस एक दो चीज़ें हैं जो मैं नहीं देखता। अच्छा, जैसे मुझे हॉरर नहीं पसंद है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ राइटर्स के लिए पूछना चाह रहा था, जो नए राइटर्स हैं, जो शायद अभी फिल्म स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर शायद अभी वो बीटेक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें राइटिंग में जाना है, एग्जैक्टली आप जैसा कोई, अगर ऐसा कोई नया है और उसको राइटर बनना है बॉलीवुड के अंदर, तो कैसे, उसके लिए थोड़ा बताओ कि क्या होती है राइटिंग, कैसे करी जाए राइटिंग, कैसे स्टार्ट किया जाए? मतलब आपके सवाल में जवाब है, राइटिंग ही होती है। तो और अभी जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे आया। लेकिन उसके पहले ये बोल देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी बताई बातें आप फॉलो करो, बस इस पर सोचो और अपना तरीका बनाओ। देखो, राइटिंग का सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या होता है? जैसे हम राइटर अपने आप को बोलते हैं ना, हम राइटिंग करना तो चाहते हैं लेकिन राइटिंग करते नहीं। अच्छा। आप राइटिंग भी प्रैक्टिस है, आपको डेली लिखना पड़ेगा। अच्छा। और सालों लिखने के बाद तब आप प्रोफेशनल राइटर बनते हो। अब प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि प्रोफेशनल राइटर को आपने जो दायरा बताया, जो कैरेक्टर बताया, उसी में वो काम करेगा। अच्छा। नॉन प्रोफेशनल क्या करेगा? सोचा कुछ, लिखा कुछ, और अंत कहीं और हो गया। अच्छा। कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, लेकिन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल राइटर बनते हो तो आपको एक सर्टेन दायरे होते हैं जिसमें काम करना होता है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। बहुत वो उस दायरे में आप कितना बढ़िया कर दो, आपकी क्रिएटिविटी है। तो पहले आप बढ़िया लिखने से पहले लिखने की आदत डालो। राइटिंग मतलब राइटिंग करो, लिखो, पढ़ो और लिखो, पढ़ो लिखो। वाहियात लिख रहे हो, लिखो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लो और दिमाग को इतना कंट्रोल कर लो, जब आप लिखने बैठो, आपको कहानी लिखनी है रोमांटिक। अब आपके दिमाग में लग रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे तो मर्डर होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग माइंड प्लेस ट्रिक। तो आपको अपने दिमाग को कैसे उस दायरे में बांध देना है कि बाहर ना जाए। तो वो चीज़ जो आती है वो प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, वो एक मेंटल एक्सरसाइज है।
जब लिखते हो डेली लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ नहीं आ रहा फर्जी बैठ के लिखना शुरू करो कि आज मैं लिखने बैठा हूँ, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं क्या लिखूँ, मैं सुबह उठा, शशि से मिला, अभिषेक से मिला, ये हुआ ताम झाम, वही लिखो। लिखते लिखते आपको अंत में कहीं कुछ मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस जब आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका अपने थॉट्स पे पकड़ बनेगी और अपने दिमाग पे कंट्रोल बनेगा। अच्छा। उसके बाद तब अगला स्टेप आता है अच्छा लिखना, बुरा लिखना। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करते हो। वो कैसे एक्सपैंड करोगे? आप जब पढ़ोगे, आज रीडिंग की स्किल बहुत वीक होती जा रही है हमारी, हम बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि हम विजुअल लर्नर और ऑडियो लर्नर बनते जा रहे हैं। वो भी अच्छा है, वो भी करो, लेकिन रीडिंग से बेनिफिट क्या होता है जो हम रियलाइज़ नहीं करते, आपका फोकस बढ़ता है। करेक्ट। विजुअली आप देख रहे हो तो आपका फोकस रहता है, लेकिन आपका मोबाइल है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ऑडियो में आप किसी एक को सुन रहे हो, आप जब रीड करते हो ना तो आप खुद अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करते हो। आपको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। हाँ। किसी का ऑडियो आपको रेफरेंस नहीं दे रहा है, आवाज भी आ रही है और विजुअल भी बन रहा है आप खुद, तो आपका फोकस और आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। करेक्ट। तो रीडिंग कंपलसरी है। अगर लिखना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। आप क्रिएटिव बनोगे ना। अभी एक पेज को आप पढ़ो, मैं अलग विजुलाइज करूंगा, आप अलग विजुलाइज करोगे, तो आपकी विजुलाइजेशन स्किल बढ़ती जाती है। तो आपकी क्रिएटिव अगला पहला स्टेप, आप राइटर बन जाओ, पहले लिखना सीख जाओ कि लिखते कैसे हैं। फिर अच्छा लिखने के लिए पढ़ो, जब अंदर कुछ जाएगा तभी बाहर कुछ आएगा। पढ़ना, ये सारी किताबें रखी है यहाँ पे। हाँ, मतलब तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है। मतलब लिखो, सिर्फ पहला लिखना शुरू कर दो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे अपने आप बेटर होते रहते थे। लोगों को सुनो, लिसनर बनो, जो हम नहीं है। और फिर बहुत, हाँ, आजकल लिसनिंग का बहुत प्रॉब्लम है। हम इतना स्पीड में भाग रहे हैं, हमको हर चीज़ इतनी जल्दी चाहिए कि लिसनिंग स्किल खत्म होती जा रही है। हमें थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो हम चिढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई कहानी सुना रहा था, हमें कहानी सुनने का कम शौक है, कहानी सुनाने का ज़्यादा शौक है। करेक्ट। तो आपको राइटर बनना है तो आपको सुनना पड़ेगा। फिलहाल आज मैं भी वही कर रहा हूँ, कहानी इतनी ज़्यादा सुना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं राइटर बन सकता हूँ। हाँ। तो अभी के हिसाब से तुम राइटर की कैपेसिटी में बैठे। तो फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्किल्स पढ़ाओ अपने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ज्ञान की बात है, बेसिक, जो बहुत पहले बचपन में तुम्हें पढ़ाया जाता था कि पानी छान के पिया जाता है, बात सोच के बोलनी चाहिए। ठीक है, तो पहले सोच लो, तो आपके रियल लाइफ में मैटर करेगा, लिखने में मैटर करेगा। अच्छा। और ऐसा जैसे हम कहानी लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं सपोज करो, तो उसका कोई, जैसे हम किसी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा कोर होता है कि आप इसके अराउंड लिखो, या कुछ ऐसा? देखो, बहुत सारे लोग हैं जो मेथड, जो राइटिंग के मेथड्स उनको नहीं फॉलो करते, रूल्स नहीं फॉलो करते। कुछ लोग फॉलो करते, कुछ लोग होता है डायरेक्टली कहानी लिखने लगते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन प्ले लिखने लगते हैं, मतलब कहानी के भी आगे। राइटिंग का कोई रूल नहीं है। हाँ। लेकिन रूल्स भी हैं जो बाद में बने, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पहले भाषा आई थी, ग्रामर बाद में आया। अच्छा। ठीक है। तो रूल्स बाद में आए। तो रूल्स बाद में इसलिए आए कि जिससे आपकी भाषा अच्छी हो सके। अब लेकिन अगर आपकी ऑटोमेटिकली भाषा अच्छी है तो आप उस ग्रामर को नहीं भी पढ़ो तभी काम चलता है। करेक्ट। लेकिन इसका विश्लेषण कैसे करोगे? आपकी भाषा अच्छी है, इस चीज़ को समझोगे कैसे? तुम्हारी भाषा अच्छी है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। अगर समझना है तो तुम्हें राइटिंग के रूल्स हैं वो तो मालूम होने चाहिए। तो तुम्हें अगर राइटिंग के जो रूल्स हैं वो पढ़ लो, उसके बाद तोड़ लो उनको, हर जगह तोड़ो। तो जैसे कि मेरा तरीका ये है कि मैं ना सबसे पहले आइडियाज से बैठता हूँ कि हाँ ये आइडिया है, तो अपने असिस्टेंट के साथ बैठता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट दिस आइडिया। कुछ भी बात करो, जो भी एन केन प्रकार एन आलतू फालतू जो तुम्हें लगता है सबसे वाहियात थॉट है वो भी बात करो, कि उसके बाद ये तो पता लग जाए कि थॉट नहीं छूने। ये सारे थॉट नहीं सुने, गार्बेज इसको उठा के फेंक दो। दूसरा चीज़ है, फिर उसके बाद जब आपका आइडिया से फिर आप कंसेप्ट पे आ जाते हो। अब वो कंसेप्ट जब आपका आ गया तो आपको किरदार चाहिए। फिर उसके बाद किरदार जब बनाते हो तो कैरेक्टर्स को, और कैरेक्टर आपके आसपास ही सारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आप फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी रेफरेंसेस आपको मिलते हैं। आपकी स्टडी से, आपकी लर्निंग से और आपके आसपास के ऑब्जर्वेशन से वही काम आती है आपकी स्टडी, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन। अच्छा। फिर किरदार बनाते हैं, फिर कैरेक्टर्स बन गया, भाई कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टराइजेशन हो गया प्रॉपर। अब इस कहानी को बोलना है तो आपने एक कहानी बोल दी। अब कहानी के बाद उसके बाद आप उसमें फिर कैरेक्टर्स को चेक करते हो, भाई ये जो कैरेक्टर्स बने हैं इनकी जर्नी क्या है। अच्छा। जिसको बोलते हैं कैरेक्टर आर्क। अच्छा। स्टार्ट टू एंड उसकी जर्नी क्या है। अच्छा। फिर आपकी कैरेक्टर कहानी दोबारा करेक्ट होती है, हाँ यार इस कैरेक्टर की जर्नी कंप्लीट नहीं हो रही है। अच्छा। ये अब्रप्टली एंड हो रही है। क्योंकि जैसे अपने, अगर मैं अभी थोड़ी टेक्निकल बातें करूँ तो कोई मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं, कोई वन डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं, कोई फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं हर कहानी में। रियल लाइफ में भी ये सारा रियल लाइफ से उठाया गया। अच्छा। अभी आप मुझसे मिले, आप मेरे दोस्त बन गए, तो मैं आपके हर डायमेंशन जानता हूँ। कोई ऐसा बंदा मिला, मुझसे एक मिनट की बात हुई और वो चला गया, मैं उसका वही डायमेंशन जानता हूँ। तो वैसे स्क्रीन राइटिंग में कि वो बंदा, उसका किरदार, कैरेक्टर उस कहानी में वो केवल एक बात कन्वे करने के लिए आया,
ठीक है, कि दो देखो वहाँ पे घर में आग लगी है, बस इतना बोल के चला गया। अब उसने उसको कैसे बोला, डर के बोला, मजाक में बोला, वही उसका कैरेक्टर हो गया। लेकिन जिसके घर में आग लगी है, जिसकी बात चल रही है, उसके किरदार को आप एक्सप्लोर करते हो तो वो तुम्हारे लिए मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर होगा। तो आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बात करता है, कैसे सोचता है, कैसे चलता है, उसका बैक स्टोरी क्या है। अच्छा। When we have to write the back story of the characters, क्योंकि आप जब एक्टर के साथ बैठे, एक्टर कैसे प्रिपेयर करें। तुमने तो करंट दिखा रहे हो, फिल्म जो लिखी जाती है प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती तो मतलब जो उसकी स्टोरी नहीं हम फिल्म में दिखा रहे हैं वो भी Back उसको story। देनी है, क्योंकि हर चीज का एक मोटिव है ना। अगर ये बंदा आज क्रिमिनल है तो क्यों क्रिमिनल है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। अगर ये आज इतना महान आदमी बन रहा है तो कैसे महान आदमी बन रहा है। तुम तो वहां से शुरू कर रहे हो ना, एक पॉइंट से। तो फिर उसके मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल है कि आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो कि भाई क्योंकि एक कैरेक्टर है तो उसकी एक वांट होगी, फिर उसकी एक नीड होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑब्स्टिकल्स इसको बोलते हैं कैरेक्टर की भाषा में, कहानी की भाषा में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो और हर किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तुम इंटरव्यू करने आओ, कैमरा नहीं चल रहा, कॉन्फ्लिक्ट ही है, ठीक है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को तुम से आगे कैसे बढ़ोगे, उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कैसे करोगे, वही कहानी बनती है। अच्छा। तो उस लेवल पे फिर कहानी में काम होता है। फिर स्क्रीन प्ले आता है। अच्छा। तो फिर स्क्रीन प्ले में आपको अब कहानी मिल गई, अब आप सोचते हो कि इस कहानी को कैसे बोलना है, लीनियर बोले, नॉन लीनियर बोले, ठीक है, कि इसमें क्या कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करेगा या नॉर्मल तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकलिटी पढ़ोगे तो आपको सब मालूम रहेगा, हाँ भाई ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टर्म्स है, वो बहुत सिंपल है। किसी आई एम सॉरी, फिल्म स्कूल्स बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स बने जो फिल्म स्कूल नहीं है। आप अपना फिल्म स्कूल आज के टाइम पे अपने घर पे खोल के बैठ सकते हो, यूट्यूब पे, फिर बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ें, क्लासेस लो, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको 3-4 महीने ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लग सकती है। करेक्ट। देखो फिल्म की राइटिंग, जो स्क्रीन राइटिंग है, ये कॉम्बिनेशन है आर्ट और क्राफ्ट का। आर्ट जो आप उसको अपनी क्रिएटिविटी को कितना पॉलिश करते हो, वो क्राफ्ट सीखा जा सकता है। अच्छा। तो वही क्राफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, आप पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो उस क्राफ्ट को आप सीख जाओगे, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। जब दोनों चीज़ वो दोनों बन जाते हैं तब एक अच्छा सा ब्रिज बनता है जिसपे आप फिर अपने स्क्रीन प्ले लिख सकते हो, उस पर दौड़ो घूमो लिखो बढ़िया से। तो ये समझना होगा, ये केवल आर्ट पे नहीं चलती, ये आर्ट और क्राफ्ट दोनों आपको करना है। क्राफ्ट ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जरूर नहीं, कोई भी सीख सकता है, इट्स टेक्निकल। कैसे स्क्रीन आप लिखते हो, आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, पास्ट में नहीं लिखी जाती। अच्छा। ऐसा हो रहा था नहीं, ऐसा हो रहा है। ताकि एक इमेज बने, कि विजुअल नरेशन है, वो छोटी छोटी टेक्निकलिटी है जो अभी मैं 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ क्लास हम बाद में रखेंगे, और उसके लिए जरूर आपने उसके लिए जरूर भी नहीं कहा, मुझसे पूछो, पूरा पढ़ा है, मैंने भी वहीं से पढ़ता रहता हूँ। किताबें आप लाती है, अच्छी किताबें हैं, पढ़ते रहो उसको अपने आप। आपकी एक फिल्म को लेके, फिल्म देखो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन का गेम है। आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको कन्विक्शन बनेगा। कहने में बड़ा छोटा है लेकिन करने के लिए सालों लग जाते हैं, जिसपे मैं भी अभी काम कर रहा हूँ। अभी मुझे भी लग रहा है कि मैंने शुरुआत की है, शायद एक आध कुछ और साल लगेंगे कि थोड़ा बहुत मैं बोल पाऊँ हाँ मैं लिखना सीख गया हूँ। यही है मतलब मेन अगर आपको राइटर बनना है तो सबसे पहले तो आप लिखो और पढ़ो और ऑब्जर्व करो और सीखते चले जाओगे। कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा ना भाई, लर्निंग एक प्रोसेस है लंबा। ये सीधा तरीका है, बाकी इसको कॉम्प्लिकेट करके मैं बहुत अच्छे से, बहुत लच्छेदार भाषा में सजा के बोल सकता हूँ कि बड़ा मज़ेदार है कि मैं यहाँ गया और उससे मिला, इंस्पायर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ऐसी चीज़ें जो कुछ दिनों के लिए रहती है आपके साथ। विज़न होना ज़रूरी है। आपका विज़न आप खुद बनाते हो, कोई और नहीं बना सकता। मैं आपको 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। दिस वाज आवर डे विद द स्क्रीन प्ले राइटर ऑफ द कश्मीर फाइल्स मिस्टर सौरभ एम पांडे। आई होप जो नए राइटर्स हैं उन्होंने कुछ नया सीखा होगा। आई होप जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन्हें कुछ मज़ेदार किस्से सुनाई दिए होंगे। आई होप जिन लोगों को इमोशनली टच फिल्म से हुआ था शायद इनकी बातों से कुछ और अच्छा फील हुआ होगा। तो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इफ़ यू फील व्हाट वी कैन। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अरे भाई थैंक यू सो मच। चलो भाई ठीक है। आपने बोला नहीं डर नहीं लगता कोई मार देगा, भाई मरना ही होगा तो मर जाएंगे यार। ठीक है, नहीं होगा कुछ नहीं होगा। क्या लेकर आया था बॉलीवुड में, कुछ नहीं लेकर आया था, तो वापस चले जाएंगे गाँव। यूट्यूब खोल के हम भी यूट्यूब पे फिल्में बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने तो लकीली वो दौर भी देखा है जब OTT नहीं था, तो स्क्रिप्ट पे काम करने का वक्त नहीं मिलता था। आई नॉट कोट द नेम, बट लोग आगे बोलते थे 2 महीने में स्क्रिप्ट दे दो। तो कभी मैं सोचता था क्या करूँ, तुझे यहाँ से पेपर डाल के यहाँ से निकाल दूँ। कोई ज्ञान की बात करता था चिढ़ जाता है।
हाँ होती है, कई कई लोग कहते ज्ञानबाजी मत करो। स्पेशली मेरे तो नॉन में है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और लाइक करिए, फॉलो करिए ये, और खूब प्रमोट करिए भाई, बहुत टैलेंटेड है और अच्छा फिल्म मेकर बनिए। ये फनी बात नहीं है, सीरियस बात है।